Hello everyone, students. In today's video, we will discuss some important points which are concerned with balance sheet, assets and liabilities as a part of analysis of financial statements. तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि संबंधित हैं कंपनी के बैलेंस शीट से, एसेट्स से, लायबिलिटीज से, और जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है या फिर बैलेंस शीट होती है उसके दो साइड्स होते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। और कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है? वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, स्टैंडिंग फॉर्मेट में होती है, ये भी हम जानते हैं। So now we have to discuss some important points of balance sheet, and these points are concerning with liabilities and assets. So students, classification of liabilities and assets may be summarized as follows. तो ये जो टॉपिक है आज का वो एक लायबिलिटीज और एसेट्स की जो कि बैलेंस शीट में प्रेजेंट की जाती हैं वर्टिकल फॉर्मेट में, उसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट इसमें आता है लायबिलिटी साइड में, जो कि होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आप जानते हैं इस बारे में। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा होता है और जिनका पेमेंट यानी कि जिनका ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है कंपनी को 1 साल के ज़्यादा पीरियड में। तो स्टूडेंट्स, नॉन करेंट लायबिलिटी शैल इंक्लूड द लायबिलिटीज ड्यू आफ्टर 1 ईयर। इट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होंगी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सच एज डिवेंचर्स। कंपनी ने डिवेंचर इशू करे हैं। डिवेंचर्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए सर्टिफिकेट इशू करे जाते हैं कंपनी के द्वारा होल्डर्स को, और ये सर्टिफिकेट होता है कि कंपनी ने उनसे लोन लिया है। बॉन्ड्स भी एक तरह का डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स अनलेस स्पेसिफाइड। तो पब्लिक डिपॉजिट जैसे कि एफडी स्वीकार करी है कंपनी ने आउटसाइडर से, इन्वेस्टर से, और उसका टाइम पीरियड स्पेशली नहीं बताया गया कि वो 1 ईयर से कम के हैं, तो वो नॉन करेंट माने जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? सीबीएसई के हिसाब से इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको जाना जरूरी है। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है कि अगर कंपनी की टैक्सेबल इनकम अकाउंट्स के हिसाब से उससे खुद ज़्यादा बनती है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से टैक्सेबल इनकम कम बनती है, तो एक तरह से टैक्स की सेविंग हो रही है, तो हो रहा है एक तरह से, इसको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट में शो करेंगे। तो एक तरह की सेविंग है ये टैक्स की, जो कि कैलकुलेशन डिफरेंस की वजह से हो रही है कंपनी को। फिर बारी आती है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो एल्डॉल में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हो गई। अब बारी आ रही अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की। तो स्टूडेंट्स, इनमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि 1 ईयर से ज़्यादा में पेमेंट करनी है, जैसे कि सच एज प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, यानी कंपनी के जो डिवेंचर इशू हुए हैं उनका जो पेमेंट किया जाएगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो उसका टाइम पीरियड भी मोर देन 1 ईयर होता है, इसलिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में शो करेंगे। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी हम अदर लायबिलिटीज में शो करेंगे। उसके बाद बारी आती है एल लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की। आपको कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट का पता होगा, ये मानकर चल रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आता है? वो अमाउंट्स जो प्रॉफिट में से निकाल के रखी गई हैं कंपनी के द्वारा और इनका यूज़ होना है लॉन्ग टर्म में, 1 साल के बाद की अमाउंट है ये। सच एज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड्स, प्रोविजन फॉर वारंटीज। कंपनी ने कोई गारंटी ले रखी है, वारंटी ले रखी है, उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा देना, उसके लिए कंपनी ने कोई अमाउंट प्रॉफिट में से सेट असाइड करी हुई है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोविजंस बोलेंगे। और ये प्रोविजंस क्या है? अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए हैं तो लॉन्ग टर्म होंगे, और 1 साल से कम पीरियड के लिए हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस माने जाएंगे।
अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज शैल ड्यू विद इन 1 ईयर। तो करंट लायबिलिटीज आपको पता है कि उनका टाइम पीरियड कैसा होता है, उनका ओब्लिगेशंस कैसे होता है, 1 ईयर के अंदर होता है। यानी कंपनी को उनका भुगतान करना होता है, पेमेंट करना होता है 1 ईयर के अंदर। स्टूडेंट्स करंट लायबिलिटीज में आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी कि हमने फॉर्मूला याद किया है स्टॉस, STOS, एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी कि कंपनी ने लोन लिया है 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, यानी कि CC लिमिट। आपने सुना होगा कि कंपनी की CC लिमिट बनी हुई है किसी बैंक के थ्रू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो ये कैसी लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, करंट लायबिलिटी बोलेंगे, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद बात करेंगे ट्रेड पेबल्स की, जिसमें आते हैं वो अमाउंट जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए होते हैं, जिस पर कोई कंपनी ने कोई गुड्स उधार लिया हुआ है, जैसे कि सिंडिकेट बिल्स पेबल हो गए, ये सारी चीज़ें ट्रेड पेबल्स में शो करी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल विल बी टर्म्ड ट्रेड पेबल्स। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स के अमाउंट को और बिल्स पेबल के अमाउंट को कंबाइन करते हुए। इसके बाद बारी आती है अदर करंट लायबिलिटीज़ की, कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और इनमें वो चीज़ें शामिल होती हैं जो किसी दूसरी करंट लायबिलिटी में शामिल नहीं हुई हैं, जैसे कि करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो जो लॉन्ग टर्म लोन है इसका टाइम पीरियड सब 1 साल रहेगा, उसकी अमाउंट कहाँ पर आएगी, उसकी इंस्टॉलमेंट अगर कोई ड्यू है साल में तो वो किस में आएगी, अदर करंट लायबिलिटीज़ में आएगी। तो कोई लॉन्ग टर्म लोन है लेकिन इंस्टॉलमेंट जाते हैं या उसका लास्ट अमाउंट रह गया है पे करने के लिए, तो वो अदर करंट लायबिलिटीज़ में शो करा जाएगा। इसके बाद बारी आती है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, तो इंटरेस्ट पे करना है 1 साल के अंदर, लेकिन उसका टाइम पीरियड अभी नहीं हुआ है, तो उसको कहाँ शो करेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज़ में शो करेंगे। फिर है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। इसके अलावा वो इंटरेस्ट जो ड्यू हो चुका है और पेबल करना है, उसे पे करना है नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में ही, उसको कहाँ शो करेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज़ में शो करेंगे। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई अमाउंट हमें रिसीव हुई है कंपनी को फ्यूचर ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये भी एक तरह से क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि वर्क नहीं करा है कंपनी ने अभी, और ये इसे कहाँ शो करेंगे, क्योंकि एडवांस मिला है एक तरह का और हमने कोई वर्क नहीं करा है, कोई तो अर्निंग नहीं हुई है बेसिकली ये, तो एक लायबिलिटी जनरेट हो गई है। इसको क्या बोल रहा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि अनएक्रूड इनकम जो आपने पढ़ा होगा पहले, इसको भी हम कहाँ शो करेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। फिर बारी आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो इस साल का कोई अमाउंट एक्सपेंस का पे करना रह गया है, इसको भी कहाँ शो करना है, अदर करंट लायबिलिटीज में शो करना है। फिर कॉस्ट इन एडवांस एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, कंपनी ने अगर शेयर इशू करे हैं तो आपको ये पूरी बात पता होनी चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स उसमें आते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में, और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसका हम यूज़ बाद में करेंगे, फर्दर चैप्टर्स में करेंगे और आगे की स्टडी में करेंगे। तो स्टूडेंट्स कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, कंपनी शेयर की अमाउंट एक बार में मांग सकती है और कई इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है, और वो इंस्टॉलमेंट में अगर मांगती है और किसी ने एडवांस पे कर दिया है अगली इंस्टॉलमेंट का, तो उस पर जो इंटरेस्ट देना है कंपनी को, वो उसकी लायबिलिटी है। तो इस तरह की लायबिलिटी किस में आ रही है, अदर करंट लायबिलिटीज में आ रही है, और उसको क्या मेंशन कर रहे हैं, कॉस्ट इन एडवांस एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। तो ये कॉस्ट इन एडवांस वाली लायबिलिटी है, और उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो भी लायबिलिटी है। इसके बाद बारी आती है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की। प्रोविजंस मतलब एनी अमाउंट सेट असाइड बाय द कंपनी और द फर्म फॉर मीटिंग सम सर्टेन लायबिलिटी,
तो किसी निश्चित लायबिलिटी को पूरा करने के लिए फ्यूचर में प्रॉफिट से कुछ अमाउंट सेट असाइड करी गई है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोविज़न बोलते हैं। और ये प्रोविज़न बनाया गया है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1 साल के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बोलते हैं, सच एज प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इस तरह की चीज़ें जो है प्रोविजंस हैं, वो हम कहाँ शो करेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में शो करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात आती है एसेट साइड की। और एसेट साइड में हमें पता है कि 2 चीज़ें स्टार्ट होती हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स शैल इंक्लूड द एसेट्स held for more than 1 year, it shall include the following। तो स्टूडेंट, जिसका टाइम पीरियड, जिस एसेट का टाइम पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा है, वो कौन सी एसेट है, नॉन करेंट एसेट्स है। इसको हम 2 तरह से बांट सकते हैं, फिक्स एसेट्स में और अदर एसेट्स में। तो पहला पॉइंट आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स मतलब जिनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा है और जो बिजनेस में यूज़ हो रही हैं फॉर जनरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड अर्निंग। ये 2 तरह की हो जाती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। तो स्टूडेंट, टेंजिबल एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लाइव स्टॉक, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। तो these are the items which can be used as assets for long duration, and these assets can be utilized, these can be touched or seen, therefore these are known as tangible assets। तो इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सर ये कौन सी एसेट है, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। इसी तरह से दूसरी फिक्स एसेट हो जाती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट दे कैन बी यूटिलाइज्ड for generation of income। So students, intangible assets are goodwill, patents, computer softwares, etc। फिर हमने पढ़ा था कि कंपनी की बैलेंस शीट में नेक्स्ट आइटम आ रहा है फिक्स एसेट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब है कि कोई टेंजिबल एसेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस पर जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो अमाउंट शो करनी है कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में। हालांकि ये पॉइंट भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर बारी आती है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी इंटेंजिबल एसेट पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, उस पर जो अमाउंट इन्वेस्ट हो चुकी है, लग चुकी है, उसके टोटल को मेंशन करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद बात करते हैं हम नॉन करेंट एसेट में ही नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की। तो कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कहीं पर अब इन्वेस्टमेंट कर रखा है, रिसोर्सेज का, कैश का या किसी प्रॉपर्टी का, वो किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। जब तक कि स्पेशली कहा नहीं जाए, अनलेस स्पेसिफाइड, इट विल बी एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर। तो जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि इन्वेस्टमेंट कैसे हैं, तब तक वो मोर देन 1 ईयर माने जाएंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, तो किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो ये इस हेडिंग में मेंशन करा जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स परचेज कर रखे हैं एज इन्वेस्टमेंट, तो वो भी यहाँ पर शो करे जाएंगे। कंपनी ने किसी गवर्नमेंट के बॉडी के डिपार्टमेंट के बॉन्ड्स परचेज कर रखे हैं, सिक्योरिटीज़ परचेज कर रखे हैं, तो ये भी यहीं पर मेंशन करी जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, ये भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होंगे। फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। तो कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं एज इन्वेस्टमेंट या बॉन्ड्स ले रखे हैं, तो ये यहाँ मेंशन करे जाएंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आप जानते ही हैं कि बैंक या इंस्टीट्यूशन के थ्रू शेयर मार्केट में या फिर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना। तो कंपनी ने ऐसा कर रखा है,
तो ये अमाउंट भी कहाँ मेंशन करी जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स में करी जाएगी। इसके बाद बारी आती है डिफर्ड टैक्स एसेट की, जो कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट का अपोजिट है। ये भी सीबीएसई के हिसाब से सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसका मतलब है कि वो अमाउंट टैक्स की, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि पे करेगी कंपनी के द्वारा, क्योंकि कंपनी की जो टैक्सेबल इनकम थी उसके अकाउंट के हिसाब से वो ज़्यादा बनती है, वो कम बनती है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से ज़्यादा बनती है। तो कंपनी को अपने अकाउंट के हिसाब से जो उसने कैलकुलेशन करी, तो टैक्सेबल इनकम कम बनी, टैक्स कम बना, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ा और उसकी इनकम ज़्यादा बनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो इस अमाउंट को जो कि एक्स्ट्रा पे करेगी टैक्स के रूप में, उसको मेंशन करते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट के रूप में। अगले साल उसकी रिकवरी करते हैं या उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। फिर बारी आती है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सच एज सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एटसेट्रा। तो कंपनी ने कोई डिपॉजिट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए किसी डिपार्टमेंट के साथ, कोई लाइसेंस लेने के लिए या कोई अथॉरिटी लेने के लिए, कोई फी डिपॉजिट कर रखी है। तो इस तरह की चीज़ किस में आ रही है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ रही है। फिर आ रहा है अदर नॉन करेंट एसेट्स, सच एज शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बी अमोर्टाइज आफ्टर 12 मंथ्स। तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेंस जो कि हमें राइट ऑफ करना है कई ईयर्स में, जैसे कि हमने शेयर इशू करे थे, तो उसके जो एक्सपेंसेस हुए वो हमें एक साल में राइट ऑफ नहीं करने हैं, उन्हें हमें कई साल तक राइट ऑफ कर सकते हैं उनको। इस तरह की अमाउंट किस में शो करनी है, अदर नॉन करेंट एसेट में शो करनी है। स्टूडेंट्स, अब बारी आती है करेंट एसेट्स की, और आपको पता है कि करेंट एसेट्स कौन सी होती है जिनका यूटिलाइजेशन या जिनके बदले में हमें अमाउंट मिल सकती है विद इन ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। जिनके बदले में हम एक साल के अंदर पैसे जुटा सकते हैं, वो कैसी एसेट्स हैं, करेंट एसेट्स हैं। और इनका फॉर्मूला हमने क्या किया था, सिट CSO, CIT सिट CSO। इसमें पहली चीज़ आती है C फॉर करेंट इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी ने किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में या किसी कंपनी में या किसी डिपार्टमेंट में एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये यहाँ पर आएगा और शो करा जाएगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, करंट इन्वेस्टमेंट हो गए। फिर बारी आती है इन्वेंट्रीज़ की। इन्वेंट्रीज़ मतलब जो स्टॉक में, स्टोर में हमारे गुड्स रखा हुआ है या उसके साथ में जो रॉ मटेरियल रखा हुआ है, गुड्स पैक करके रखा हुआ है, फिनिश्ड रखा हुआ है, अनफिनिश्ड रखा हुआ है, लूज टूल्स रखे हुए हैं, वो सारा टोटल किस में आता है, इन्वेंट्रीज़ में आता है। तो स्टूडेंट्स, इन्वेंट्रीज इंक्लूड स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स यानी कि औजार वगैरह, जैसे कि प्लास वगैरह, पेचकस वगैरह, ये सब होते हैं लूज टूल्स, ये इसमें आते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है कि कंपनी ने गुड्स सप्लाई किया है लेकिन वो रास्ते में है, कस्टमर तक नहीं पहुंचा है, और जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंचता है वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी है, यानी कि कंपनी की करंट एसेट है। फिर बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स की। तो जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, उसमें बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स शामिल होते हैं, वैसे ही उसका अपोजिट है ट्रेड रिसीवेबल्स, और इसमें शामिल होते हैं सन्डी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। दोनों का टोटल मिलकर क्या कहलाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाता है, सन्डी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है करंट एसेट्स का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश का मतलब आपको पता है कि हार्ड करेंसी यानी कि करेंसी ऑफ द कंट्री इज नोन एज कैश, एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड all those items which can be converted into cash without any delay of time and without any risk in deduction of the asset। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी या एसेट जिसके बदले में तुरंत कैश मिल सकती है और उसकी वैल्यू का भी कोई रिस्क नहीं होता है कम होने का, क्या कहलाती है, कैश इक्विवेलेंट्स कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की, यानी कि जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम का है और कंपनी ने कोई लोन दे रखा है किसी पार्टी को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को, या एडवांस दे रखा है। तो इस तरह की अमाउंट कहाँ पर शो करनी है,
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में शो करनी है, सच एज एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश। तो ऐसा कोई एडवांस जो कि बाद में रिकवर हो जाएगा कैश के रूप में, उसको काम हमेशा करना है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में शो करना है। उसके बाद बात आती है अदर करंट एसेट्स, 6 CSO का लास्ट पॉइंट, अदर करंट एसेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बी अमोर्टाइज्ड इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो ऐसी कोई करंट एसेट जो कि किसी और हेडिंग में नहीं आ रही है, वो कहाँ शो करनी है, अदर एसेट में शो करनी है। जैसे कि एडवांस दे रखा है किसी एक्सपेंस के लिए, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट दे रखा है, प्रीपेड कमीशन दे रखा है, तो इस तरह की अमाउंट कहाँ शो करनी है, अदर करंट एसेट शो करनी है। एडवांस टैक्स दे रखा है और कोई शेयर शो करे थे, उसकी अमाउंट जो हर साल राइट ऑफ करते हैं, और जो इस साल राइट ऑफ कर रही है वो अमाउंट कहाँ शो करनी है, अदर करंट एसेट में शो करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स कंपनी की बैलेंस शीट का पार्ट हैं। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है कंपनी के साथ, उसके डॉक्यूमेंट्स में, उसके और ये इन्फॉर्मेशन कंपनी की बैलेंस शीट का स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होती, बल्कि इन्फॉर्मेशन, and these information are just for making the presentation of statements true and fair and providing the information to the user completely. तो स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है क्योंकि स्टेटमेंट्स का फेयर प्रेजेंटेशन हो सके, और जो कंपनी के स्टेटमेंट्स यूज करने वाले लोग हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो कंपनी सारी बात उनको बता रही है, कोई चीज़ छुपा नहीं रही है, और जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि बैलेंस शीट के साथ गिवन है, बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, वो अमाउंट में शो नहीं हो रही है बैलेंस शीट के अंदर या स्टेटमेंट्स के अंदर, लेकिन वो एक नोट के रूप में, एक नोट के रूप में सिर्फ मेंशन करी जा रही है, जस्ट फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो इनको बोलते हैं हम कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। तो कंटीजेंट मतलब सम फ्यूचर लायबिलिटीज विच आर नॉट सर्टेन। तो ऐसी कोई लायबिलिटी जो कि सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, इसको हम बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, यानी कि 50-50 में है, 100% श्योर नहीं है, कंपनी को पैसा चुकाना ही पड़ सकता है और नहीं भी चुकाना पड़ सकता है। तो इस तरह की क्या चीज़ कहलाएगी, वो कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाएगी। और कमिटमेंट्स का मतलब है प्रोमिसेस। तो कंपनी ने कोई कमिटमेंट कर रखा है किसी दूसरी पार्टी से, किसी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, या कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए गारंटी दी हुई है, तो इस तरह की चीज़ किस में आ रही है, कमिटमेंट में आ रही है। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इनमें कौन कौन सी शामिल होंगी, तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंटीजेंट लायबिलिटीज में शामिल हो सकती है क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स। तो ऐसा कोई क्लेम जो आउटसाइडर्स ने किया हो कंपनी के खिलाफ, कोई डिस्प्यूट चल रहा हो उसके अगेंस्ट में, लेकिन उसको अभी लोन नहीं माना गया है कंपनी के द्वारा, लेकिन वो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, कंपनी इसको कंटीजेंट लायबिलिटी में शो कर सकती है। तो सेकंड पॉइंट इसमें हो सकता है गारंटी गिवन बाय द कंपनी। तो कंपनी ने किसी डीलिंग के लिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई गारंटी दे रखी है किसी अदर पार्टी को या पर्सन को, तो उसके अगेंस्ट में जो लायबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है, उसको क्या बोल सकते हैं, गारंटी गिवन बाय द कंपनी, गारंटी गिवन बाय द कंपनी। फिर बात करते हैं इसी संदर्भ में प्रपोज डिविडेंड। कंपनी ने इस साल के डिविडेंड को डिक्लेयर किया है, सिर्फ प्रपोज किया है, प्रस्तावित किया है, लेकिन एक्चुअल लायबिलिटी नहीं बनी है, इसलिए इसको कहाँ शो करेंगे, एज इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कंटीजेंट लायबिलिटीज में। इसी तरह से कंपनी ने कोई बिल डिस्काउंट कराए हुए हैं, लेकिन बाय चांस उनका पेमेंट कंपनी को करना पड़ सकता है और उनका टाइम पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इनको हम कहाँ मेंशन कर सकते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी में, एज इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव्स ओनली। इन्हीं के साथ दूसरा सब हेडिंग आता है इसी में ही, कमिटमेंट्स, यानी कंपनी ने कोई वायदा कर रखा है किसी
कॉन्ट्रैक्ट्स के संबंध में है या फिर किसी और लायबिलिटी के संबंध में है। तो जैसे कि इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा करना बाकी है, उसके अगेंस्ट में जो लायबिलिटी बनती है वो पे करनी अभी बाकी है फ्यूचर में, लेकिन अभी सर्टेन नहीं है। उसको कहाँ शो करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर है अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स। कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट में शेयर्स परचेज कर रखे हैं किसी कंपनी के, और कंपनी जो दूसरी कंपनी है इशू करने वाली कंपनी, उसने जो अमाउंट रिसीव करनी है वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव करनी है, और जो इंस्टॉलमेंट उसने नहीं मांगी है लेकिन कंपनी को देनी पड़ सकती है फ्यूचर में, उसको हम कहाँ हमेशा करेंगे? कमिटमेंट में शो करेंगे, क्योंकि वो एक तरह का प्रॉमिस है। लेकिन दूसरी कंपनी ने पैसे मांगे नहीं हैं अभी, लेकिन इस कंपनी को देने पड़ सकते हैं जिसका हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बैलेंस शीट का। तो ये मेंशन करें अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स। इसी तरह से एक चीज़ और हो सकती है, एरियाज ऑफ डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो कुछ कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी ने अगर किसी साल उनको प्रॉफिट नहीं दिया है तो नेक्स्ट ईयर उनको जोड़ प्रॉफिट देना है। यानी कि 1 साल प्रॉफिट नहीं दिया तो 2 साल का देंगे अगले साल, और बाई चांस 2 साल का नहीं दे पाया तो नेक्स्ट ईयर जो आएगा फोर्थ कमिंग यानी थर्ड ईयर, उसमें 3 साल का प्रॉफिट उसको जोड़ कर देंगे। तो इस ड्यू अमाउंट को क्या बोलेंगे? एरियस बोलेंगे, एरियस ऑफ डिविडेंड्स बोलेंगे, एरियस ऑफ डिविडेंड्स ऑन कम्युनिटिव, उसको भी शो करेंगे कमिटमेंट्स में। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट है उसमें हमें सारा फॉर्मेट याद रखना है, और किस हेडिंग में, किस मेन हेडिंग में कौन सब हेडिंग्स हैं और किस साइड्स में कौन सी चीज़ आती है, उसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसने इस तरह से जो आप पढ़ेंगे उसमें जो भी हेडिंग्स आप देख रहे हो उनका आपको यूज़ करना है, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है, पॉइंट्स का यूज़ करना है, और आपको बताना होगा कि किस हेडिंग के अंतर्गत कौन सी चीज़ आती है, उस चीज़ का मेन हेडिंग कौन सा है और सब हेडिंग कौन सा है कंपनी की बैलेंस शीट में। तो ओवरऑल कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन की भी और उसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की भी और उसमें गिवन आइटम्स की भी। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपने काफ़ी पॉइंट्स समझ लिए होंगे और उसकी फर्दर स्टडी भी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।